नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आरआरबी एनटीपीसी के 12 अगस्त का फर्स्ट शिफ्ट के टोटल हम लगभग 30 से 31 प्रश्न जो है जीके एनालिसिस देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। जो लोग ने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, 2025 में 12वां पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेजबानी जो यहाँ पर वो गलत लिखा गया है। कौन सा देश करेगा? ये जो भारत के द्वारा किया जाएगा। अगर बात करें 2025 के विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन नई दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में किया जाएगा। यह आयोजन 27 सितंबर से 5 अक्टूबर तक होगा। इसके अलावा यह 2025 के वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियंस के शुभंकर और आधिकारिक लोगों का अनावरण समारोह को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 2025 के यूएनडीपी यानी मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट में भारत का स्कोर कितना हो जाएगा, यानी स्थान कितना हो जाएगा? 193 देशों में 130वां स्थान हो जाएगा। अगर बात करें 2025 के संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की मानव विकास रिपोर्ट में भारत को 193 में से 130वें स्थान पर रखा गया है। 2025 के रिपोर्ट में भारत का मानव विकास सूचकांक जो है HDI मूल्य 0.685 है, जो 2022 में 0.676 था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद रियासतों को भारतीय संघ में एकीकरण में किनका योगदान था? सरदार वल्लभ भाई पटेल का महत्वपूर्ण योगदान था। अगर बात करें स्वतंत्रता के बाद भारत में रियासतों का एकीकरण सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया। उन्होंने लगभग 562 रियासतों को भारतीय संघ में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और उन्हें भारत का लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। सरदार पटेल ने रियासतों के साथ बातचीत, कूटनीति और आवश्यकता पड़ने पर सैन्य कार्रवाई के माध्यम से एकीकरण की प्रक्रिया को पूरा किया था। उनका मुख्य उद्देश्य भारत की क्षेत्रीय अखंडता को सुनिश्चित करना था। मुख्य बात में बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे जिन्होंने रियासतों के एकीकरण का नेतृत्व किया था। टोटल 562 रियासत था। पटेल ने लगभग 562 रियासतों को भारतीय संघ में शामिल किया था। विलय पत्र के साथ रियासतों ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके भारत में शामिल होने की सहमति दिया था। इसके अलावा ऑपरेशन पोलो जो है हैदराबाद और जूनागढ़ जैसे राज्यों को एकीकरण में शामिल करने के लिए सैन्य हस्तक्षेप भी किया गया था। भारत का लौह पुरुष जो है सरदार पटेल को उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए यह उपाधि दिया गया था। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन, टेक्स्ट बुक के द्वारा जो आज़ाद सपनों का पास सेल चलाया जाएगा 14 एवं 15 अगस्त को। आपको 1 साल के पास प्रो पर 1 साल फ्री मिल जाएगा। वो कब मिलेगा? 13 तारीख यानी कल रात 12 से 1 के बीच जितने लोग बाई करेंगे उनको 1 साल के साथ 1 साल फ्री दिया जाएगा। कूपन कोड सावन लगाइएगा, SCWN को 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मात्र आपको 298 में 1 साल का पास प्रो के साथ 1 साल फ्री यानी कि 2 साल का वैलिडिटी मिल जाएगा। इसलिए तैयार रहिए। कल रात 12 से 1 के बीच बाई कीजिएगा। उसके बाद जितने लोग अगर नहीं बाई कर पाएंगे उसको मात्र 298 में 1 साल का मिलेगा। इसलिए आप प्रयास कीजिएगा ये 12 से 1 के बीच 1 घंटे का समय दिया जाएगा, उनमें बाई कर लीजिए जिससे आपको 2 साल का वैलिडिटी मिल जाएगा। आपके SSC, रेलवे, स्टेट एग्जाम या इंडिया का टोटल 900 प्लस एग्जाम का मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, ये सारा मिल जाएगा। जाके परचेज कर लीजिए। कल रात 12 से 1 के बीच बाई कीजिएगा। कूपन कोड सावन आप अप्लाई करके रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत जो है स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है? मालदीव एवं श्रीलंका के साथ भारत जो है ये जो है समुद्री सीमा साझा करता है, ना कि स्थलीय सीमा। ये बिल्कुल ये दोनों जो है राज्य अगर ऑप्शन में ये दोनों दिया गया हो तो यही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा बात करें तो भारत जो 7 देशों के साथ अपनी स्थलीय सीमा साझा करता है वो कौन कौन हो जाएगा? बांग्लादेश का सर्वाधिक हो जाएगा, उसके बाद चीन, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार और अफगानिस्तान, और सबसे कम जो है अफगानिस्तान के साथ स्थलीय सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन का प्राथमिक लक्ष्य क्या हो जाएगा? खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन यानी कीर्ति कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य 9 से 18 वर्ष के बच्चों में खेल प्रतिभाओं की पहचान करना, उन्हें निखारना ताकि वे भविष्य में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रपति को कौन कौन सा विशेषाधिकार प्राप्त है? अगर बात करें भारत के राष्ट्रपति के पास कई विशेषाधिकार होते हैं जिनमें कार्यकारी, विधायी, न्यायिक, वित्तीय और कूटनीतिक और आपातकालीन शक्तियां शामिल है। अगर बात करें राष्ट्रपति के कुछ प्रमुख विशेषाधिकार इस प्रकार है। सबसे पहले में कार्यकारी शक्ति में बात करें तो राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं, वे संसद के सत्र बुलाते हैं और स्थगित करते हैं और लोकसभा को भंग कर सकते हैं। राष्ट्रपति विभिन्न संवैधानिक पदों पर नियुक्ति करते हैं जैसे कि राज्यपाल, चुनाव आयुक्त आदि। इसके अलावा वो भारत सरकार के सभी कार्यकारी कार्यों को अपने नाम से करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे भी राष्ट्रपति के महत्वपूर्ण कार्य हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एसडीजी में कुल कितने विकास लक्ष्य निर्धारित है? 17 हो जाएगा। सतत विकास लक्ष्यों के एसडीजी में कुल 17 लक्ष्य निर्धारित है। ये लक्ष्य 2030 तक सभी के लिए बेहतर और अधिक टिकाऊ दुनिया बनाने के लिए निर्धारित किया गया है, संयुक्त राष्ट्र के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर उपकरण का एक पॉइंटिंग डिवाइस हो जाएगा? माउस जो है एक पॉइंटिंग डिवाइस है। अगर बात करें, इनपुट डिवाइस वे हार्डवेयर घटक है जो उपयोगकर्ता से डेटा या निर्देश प्राप्त करते हैं और उन्हें कंप्यूटर सिस्टम में भेजते हैं। कुछ सामान्य इनपुट डिवाइसों की मैं बात करें तो कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, वेबकैम, जॉयस्टिक और टच पैड शामिल, ये सभी इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। आउटपुट डिवाइस वे हार्डवेयर घटक है जो कंप्यूटर से संसाधित डेटा को मानव पठनीय रूप में प्रदर्शित या वितरित करता है। कुछ सामान्य उदाहरण की बात करें तो मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ये सभी शामिल होता है आउटपुट डिवाइस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 ए और बी किससे संबंधित है? अगर बात करें, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 ए जो है प्रशासनिक न्यायाधिकरणों से संबंधित है। यह संसद को संघ या किसी राज्य के लोक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्तियों की भर्ती और सेवाओं शर्तों से संबंधित विवादों के समाधान के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है। अगर बात करें, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 बी अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरणों से संबंधित है। यह संसद और राज्य विधानमंडलों को कुछ विशिष्ट मामलों से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए न्यायाधिकरण स्थापित करने का अधिकार देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2022 से 26 के लिए युवाओं के लिए कौन सी योजना चलाया जा रहा है? 2022 में 26 से 26 से युवाओं के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाया जा रहा है, जिनमें से कुछ प्रमुख योजना लीजिए। राष्ट्रीय युवा सशक्ति कार्यक्रम RYSK, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना ABRY, प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना PMRYP। इसके अतिरिक्त कई राज्य सरकारें भी युवाओं के लिए विशेष योजनाएं चला रहा है, जैसे कि उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अनुच्छेद 6 में किसकी नागरिकता की बात किया गया है? अनुच्छेद 6 में उन व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बात किया गया है जो पाकिस्तान से भारत आए थे। यह अनुच्छेद विशेष रूप से उन प्रवासियों की नागरिकता से संबंधित है जो भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारत चले गए थे। अनुच्छेद 6 में यह निर्धारित करता है कि यदि कोई व्यक्ति या उसके माता पिता, दादा दादी में से किसी का जन्म भारत में हुआ हो तो 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आने पर भारत का नागरिक माना जाएगा। यदि वह 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया तो उसे भारत सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी के पास पंजीकरण कराना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? सभी को पता है, 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। अगर बात करें पानीपत के कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध में, पानीपत में कुल 3 महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था जो भारतीय इतिहास में निर्णायक साबित हुआ था। अगर बात करें पानीपत का प्रथम युद्ध, ये जो है 1526 में हुआ था। 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच यह युद्ध हुआ, जिसमें बाबर की जीत हुआ और मुगल साम्राज्य की नींव पड़ा था। वहीं पानीपत का दूसरा युद्ध जो 1556 में हुआ था। ये जो 5 नवंबर 1556 को अकबर और हेमू के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर की जीत हुआ और मुगल शासन मजबूत हुआ था। इसके अलावा पानीपत का तीसरा युद्ध जो है 14 जनवरी 1761 को मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था, जिसमें अब्दाली की जीत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1856 अधिनियम के मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? 1856 के अधिनियम का मुख्य उद्देश्य, जिसे हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के रूप में जाना जाता है, भारत में हिंदू विधवाओं को पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध बनाता है। इस अधिनियम ने विधवा पुनर्विवाह सामाजिक मानदंडों और धार्मिक प्रथाओं द्वारा निषिद्ध होने के बाद कानूनी मान्यता दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नवंबर 2025 को कौन सा त्यौहार मनाया जाएगा? ये जो है कार्तिक पूर्णिमा में देव दीपावली का त्यौहार मनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के गवर्नर जनरल का पद किसके द्वारा निर्धारित किया गया था? 1833 का चार्टर अधिनियम द्वारा निर्धारित हुआ था। भारत के गवर्नर जनरल का पद 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा निर्धारित किया गया था। इस अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल के पद को भारत के गवर्नर जनरल में बदल दिया और ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड विलियम बेंटिंक को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आवेग की परिभाषा क्या है एवं सूत्र बताइए। आवेग का मतलब है किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए लगने वाला बल जिसे वस्तु के संवेग में परिवर्तन होता है। इसका सूत्र बात करें तो ये जो हो जाएगा, आवेग बराबर जे बराबर जो एफ गुने समय अंतराल के डेल्टा टी, या आवेग बराबर समय में परिवर्तन डेल्टा पी हो जाएगा। आवेग का सूत्र यहाँ पर देख सकते हैं, जे बराबर एफ इंटू डेल्टा टी हो जाएगा, जहाँ जे आवेग है, एफ बल है और डेल्टा टी समय अंतराल को दर्शाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1950 से 51 से 2024-25 के बीच भारत में कृषि भूमि में गिरावट कितना परसेंट हो गया? 15.4 से घटकर 24.4% हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हॉर्नबिल त्योहार जिसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, यह किस राज्य में मनाया जाता है? सभी को पता है, नागालैंड में मनाया जाता है। ये जो टोटल 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक मनाया जाता है, टोटल 10 दिनों तक मनाया जाता है। अगर बात करें विभिन्न राज्यों के कुछ प्रमुख त्योहार की, जो आगे के शिफ्टों में जरूर पूछा जाएगा। गुजरात में कौन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? नवरात्रि, मकर संक्रांति जिसे उत्तरायण भी कहा जाता है। महाराष्ट्र में गणेश चतुर्थी, दीपावली और ये सभी मनाया जाता है। तमिलनाडु में पोंगल, थाईपुसम मनाया जाता है। केरल में ओणम का त्यौहार मनाया जाता है। असम में बिहू का त्यौहार मनाया जाता है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का त्यौहार मनाया जाता है। पंजाब में लोहड़ी, बैसाखी का त्यौहार मनाया जाता है। राजस्थान में गणगौर, पुष्कर मेला मनाया जाता है। कर्नाटक में उगादि, कम्बाला का त्यौहार मनाया जाता है। बिहार में छठ पूजा, सोनपुर मेला, ये सभी महत्वपूर्ण है। ओडिशा में रथ यात्रा हो जाएगा। मध्य प्रदेश में मांडू महोत्सव, लोकरंग उत्सव हो जाएगा। मणिपुर में संगाई महोत्सव हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में चचन चराई महोत्सव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पल्लव एवं पांड्य वंश में क्या समानता था? अगर बात करें पल्लव और पांड्य वंशों में समानता यह था कि दोनों ही दक्षिण भारत के महत्वपूर्ण राजवंश थे और दोनों ने कला, साहित्य और वास्तुकला के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दोनों राजवंशों ने मंदिरों का निर्माण करवाया और कला को संरक्षण दिया। इसके अतिरिक्त दोनों राजवंशों ने पड़ोसी राज्यों के साथ राजनयिक संबंध बनाए रखे और विदेशी व्यापारियों के साथ भी संपर्क स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 1991 के बाद आरबीआई ने मौद्रिक प्रणाली के सुधार के लिए क्या किया था? 1991 का भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने मौद्रिक नीति में कई सुधार किए, जिनमें बाजार आधारित उपकरण का उपयोग, मुद्रास्फीति नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करना और विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम यानी फेमा जैसे कदम शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पूर्वी तटीय मैदान की विशेषता क्या हो जाएगा? पूर्वी तटीय मैदान भारत के पूर्वी तट पर स्थित है, जो बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट के बीच फैला है। इसकी मुख्य विशेषता है उपजाऊ नदी डेल्टा, चौड़ा सपाट मैदान और लैगून हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के निचले हिस्से में सभी फंक्शन को क्या कहा जाता है? उसे जो मेन्यू बार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कार्यशील जनसंख्या परसेंट कितना था? 75% हो जाएगा। अगर बात करें स्वतंत्रता प्राप्ति के समय भारत के लगभग 75% जनसंख्या जो अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर था। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय देश की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में रहती थी और कृषि उनकी मुख्य आजीविका था। अधिकांश लोग निर्वाह खेती करते थे, जिसका अर्थ है कि वे मुख्य रूप से अपने परिवारों और स्थानीय समुदाय की जरूरतों को पूरा करने के लिए फसलें उगाते थे। आधुनिक मशीनरी या प्रौद्योगिकी के सीमित उपयोग के साथ कृषि पद्धति मुख्य रूप से श्रम गहन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 1934 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार किसने जीता था? 1934 में रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार हेराल्ड क्लेटन उड़े को भारी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम की खोज के लिए दिया गया था। अगर बात करें नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुआ था। भारत के पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें 1913 में साहित्य के क्षेत्र में उनकी कृति गीतांजलि के लिए पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाषणी प्लेटफॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? भाषणी प्लेटफॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य यह है कि यह डिजिटल सामग्री और सरकारी सेवाओं को स्थानीय भाषाओं में सुलभ बनाने पर केंद्रित है। भाषणी प्लेटफॉर्म जिसे राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन यानी NLTM के रूप में भी जाना जाता है, भारत सरकार द्वारा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आईफा अवार्ड 2025 में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? लापता लेडीज ने जीता है। अगर बात करें आईफा अवार्ड 2025 में लापता लेडीज फिल्म ने 10 पुरस्कार जीते, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी किरण राव शामिल है। कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 3 के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला और नीतांशी गोयल को लापता लेडीज के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए ड्रोन संवर्धन उपयोग नीति किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? मध्य प्रदेश द्वारा शुरू किया गया। मध्य प्रदेश ने ड्रोन संवर्धन उपयोग नीति 2025 जारी किया। इस नीति का उद्देश्य मध्य प्रदेश के ड्रोन नवाचार, विनिर्माण और अनुप्रयोग में अग्रणी बनना है। तो आज के जितने भी क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को पता है तो कमेंट में जरूर बता दीजिए। उस सभी को कंपैरिजन करने के बाद आपको टोटल ऑल शिफ्ट में ये इन सभी क्वेश्चन को इंक्लूड कर दिया जाएगा। इसके अलावा टेक्स्ट बुक पास करो का जो ऑफर आने वाला है कल रात 12 बजे से 1 के बीच जितने लोग बाई करेंगे उन सभी को 1 साल पर 1 साल फ्री मिल जाएगा। यानी आपको 1 साल का बाई कीजिएगा तो 1 साल फ्री यानी 2 साल का मिल जाएगा। वो भी मात्र आपको 298 में मिल जाएगा, यानी 1 घंटे का समय दिया जाएगा। उसके बाद अगर टाइम अगर खत्म हो जाता नहीं बाई
कर पाते हैं तो आपको मात्र 298 में ही 1 साल का मिल जाएगा। इसलिए आप ज़्यादा प्रयास कीजिएगा, वही रात 12 से 1 के बीच बाई कीजिएगा, आपको 1 साल का मिल जाएगा। अभी आप लोग जाइए कूपन कोड सावन अप्लाई करके रख लीजिए, ताकि आपको वहाँ पर टाइम वेस्ट ना हो, आप जल्दी से जल्दी परचेज कर पाएंगे। इसलिए आप एसएससी, रेलवे या किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको 900 प्लस एग्जाम का मॉक टेस्ट, प्रीवियस क्वेश्चन, चैप्टर वाइज टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, ये सारा मिल जाएगा। जाके परचेज कर लीजिएगा कल रात 12 बजे, यानी 13 तारीख रात 12, वो 14 तारीख ही कहलाएगा क्योंकि वो 12 AM कहलाता है, इसलिए कल रात 12 से 1 के बीच बाई कर लीजिएगा। इसलिए चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए अगर आप लोग को PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, स्कैनर दिख रहा होगा, स्कैन कर लीजिए, टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लीजिएगा SSC एस्पिरेंट सावन, वहाँ पर आपको फाइल सेक्शन में ये PDF मिल जाएगा।